नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसे पर। दोस्तों, बीते दशहरे को हमने भागवत कथा को सुना। आरएसएस प्रमुख ने एक लंबा भाषण दिया, मगर उस भाषण का अगर आप सार निकालें, जिस निकालें, विश्लेषण करें, कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो दो चार लाइनों में उनकी बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर आप दुर्बल हैं, असंगठित हैं, तब आप अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। घोड़े को हम इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि वो लात मार देगा। शेर को इसलिए नहीं मार पाते हैं कि अरे बाबा वो तो शेर है। हम बकरे को काट देते हैं कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। उनकी बात सही है। चाहे ये बातें व्यक्तिगत तौर पर देखी जाएं या समाज के तौर पर, देश के तौर पर, दुर्बल को ही काटा जाता है, दुर्बल को ही मारा जाता है, दुर्बल को ही सताया जाता है। और जो समाज संगठित नहीं होता उस पर दुश्मन हमला कर सकता है। देश संगठित नहीं है तो उस पर दूसरे देश, दुश्मन देश हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मगर हम इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, हम मजबूत कैसे बनेंगे, हम शक्ति कैसे हासिल करेंगे। जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हों, थोड़ा बहुत राशन से सामान उन्हें और मिल जाता हो, उनमें शक्ति कहां से आएगी? शारीरिक शक्ति। वो तो दुर्बल ही रहेंगे ना। इस पर भागवत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर जिस देश में भ्रष्टाचार चरम पर हो, क्रोनी कैपिटलिज्म को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा हो, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति सौंपी जा रही हो, मोदी जी के कालखंड में 200 बिलियनियर खड़े किए गए, 200 खरबपति बने। जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए, मध्यम वर्ग और नीचे चला गया। ऐसे में गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति शारीरिक शक्ति कैसे हासिल कर पाएगा जब उस पर आर्थिक जिम्मेदारियां हो, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो, शादी ब्याह करना हो, व्यवसाय चलाना हो, और प्रतियोगिता के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद में छोटे मझोले उद्योग डूब गए, दोबारा खड़े नहीं हो सके। देश में अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। अडानी अंबानी का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें शक्ति सौंपी जा रही है। पोर्ट एयरपोर्ट दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पॉलिसी में छूट दी जाती है। चोर रास्तों से उन्हें अमीर बनाया जा रहा है। सेबी का किस्सा हमारे सामने आ चुका है, किस तरह से माधवीपुरी बुच ने सेबी को चूना लगाया है, देश को चूना लगाया है। और शेयर मार्केट का बबल जब फटेगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि वहां पर कितना बड़ा घपला, घोटाला हो रहा था। चुनावी चंदे का धंधा भी हमारे सामने आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार, अपराध होते हुए हम देखते हैं। हिंदू भाई बहनों पर होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं। अगर बीजेपी से जुड़ा कोई व्यक्ति इस काम को, इस गलीज काम को करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता। एक उदाहरण क्या दूं, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। भागवत जी इस पर नहीं बोलते। बनारस की घटना पर भागवत जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, उन्नाव पर नहीं तोड़ी है, हाथरस पर नहीं तोड़ी है, बदलापुर पर नहीं तोड़ी है। देश में कहीं भी यौन अपराध होता है, भागवत जी बोलते नहीं है। भ्रष्टाचार होता है, खुलकर के हमारे सामने आता है, भागवत जी की चुप्पी नहीं टूटती। भागवत जी हमें मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, शारीरिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत। भागवत जी को मालूम नहीं है कि हम चीन से कितना आयात करते हैं, और मोदी जी के कालखंड में आयात रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुका है। उनके किसी भी प्रेडिसर ने इतना आयात नहीं किया। भले ही मोदी जी और उनके चिंटू बार बार अपने भाषणों में इस तरह के दावे करें, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि हम अपने देश में बड़ी मात्रा में फोन्स बनाते हैं, मोबाइल फोन्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम असेंबलिंग करते हैं, 15% फोन हमारे यहां बनते हैं। चीन के सामने हम बोने हैं। हम आर्थिक
रूप से कैसे मजबूत होंगे, इस बारे में भागवत जी बात नहीं करते। भाषणबाजी से क्या भला होगा? जब तक हमारे पास आर्थिक शक्ति नहीं आएगी, हम ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से मरेंगे, कुपोषण के शिकार होंगे। हम दुनिया में वहां पर भी टॉप पर हैं। हमारे यहां बच्चों को भोजन नहीं मिलता, बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, शिक्षा का हाल बेहाल है। मोदी जी ने बीते 10 सालों में एक भी शानदार यूनिवर्सिटी, एक भी IIM, एक भी IIT नहीं खड़ा किया है। बात बड़ी बड़ी होती हैं, भागवत जी भाषण दे सकते हैं, मगर जमीनी सच्चाई क्या है? हमारे यहाँ जाति प्रथा का क्या हाल है? आज भी दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ पाता, अपनी बारात ऊंची जातियों की गली से, जहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं, उस गली से, उस सड़क से नहीं निकाल पाता, उसे शमशान भी नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में एक दलित भाई के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब करता है। अगर भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू संगठित हों, तो उसका फायदा क्या होने वाला है? हम तो संगठित हैं। अगर वो मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं तो ये बेजा डर है, गलत डर है। भागवत जी अगर कानून को मजबूत करने की बात करते, जो देश में नए कानून बने हैं, न्याय संहिता बनी है दंड संहिता की जगह, जिसमें पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं, देश पुलिस स्टेट बन गया है, पुलिस सरकार का खिलौना बन गई है, जांच एजेंसियां मोदी के इशारे पर काम करती हैं, जिसको चाहे तंग करती हैं, परेशान करती हैं, दल बदल कराए जाते हैं, सरकारें तोड़ी जाती हैं। इस पर भागवत जी बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, यौन अपराध बढ़ रहे हैं उस पर बोलेंगे। हम एक सेकुलर स्टेट हैं, हमारे यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और भी तमाम धर्म के लोग। अगर भागवत जी कहते कि हम एक देश के तौर पर संगठित हों, जो देश में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है वो खत्म हो, देश में कानून का राज हो, कानून सबके लिए बराबर काम करे, कानून के हाथ लंबे हों, समय पर न्याय मिले, जो न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार घुसता जा रहा है, जिस तरह से न्यायविद काम कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, उन पर सवाल खड़े होते हैं, उसकी बात की जाए। मोदी जी अपने तरीके से नैरेटिव चुनावों के लिए बनाने की कोशिश करते रहते हैं। योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, बाद में मोदी ने उसे दोहराया, और अब भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल वही बात है, वही विचार है, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप दुर्बल हैं, असंगठित हैं, तब आप अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। आप एकजुट हो जाएं, आप मजबूत हो जाएं। मगर भागवत जी वो तरकीबें नहीं सुझाते, वो उपाय नहीं बताते कि हम शारीरिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, आर्थिक शक्ति कैसे हासिल करेंगे। जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हों, सबके लिए बराबरी की शिक्षा व्यवस्था ना हो, सबके लिए बराबरी के अवसर ना हो, कुछ एक उद्योगपतियों को देश का सब कुछ सौंपा जा रहा हो, भागवत जी इस पर कब बोलेंगे? बेहतर होता भागवत जी कहते कि हम एक भारत के तौर पर संगठित हों, हम विविधताओं भरा देश हैं मगर हम एक हैं। मगर भागवत जी तो हिंदुओं को संगठित होने की बात करते हैं। अगले बरस आरएसएस की शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। 100 सालों में आरएसएस ने क्या किया है? क्या आरएसएस ने जातीय प्रथा को तोड़ा है? जिसकी बात बाबा साहब अंबेडकर किया करते थे। महिलाओं का सम्मान कहां है आरएसएस में? मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात तो बहुत करते हैं, मगर जब सम्मान बचाने की बात आती है तो हमारी महिला पहलवानों का भी सम्मान नहीं बचा रहता। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हिंदू लड़की के साथ 3 बीजेपी के युवा बलात्कार करते हैं, दरिंदे बलात्कार करते हैं, और वो तीनों दरिंदे मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं। भागवत जी ने इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? हमारी हिंदू बहन बेटियों का सम्मान उजड़ रहा है। हमारे यहां दहेज के बिना शादी नहीं होती, ऑफिसों में भ्रष्टाचार के बिना
बिना देन लेन के काम नहीं होता। इस पर भागवत जी कब बोलेंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि वो कम शब्दों में इन मुद्दों पर अपने विचार रखें, इन समस्याओं का समाधान सुझाएं। मोदी जी रहेंगे, भागवत जी रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा, भारत रहेगा। और भारत एक सेकुलर स्टेट है। मोदी जी ने भी कॉमन सिविल कोड को लेकर के कह दिया है कि अब तो हम सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। तो मोदी हो या भागवत, इन्हें स्वीकार करना होगा, भारत एक सेकुलर स्टेट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक हम एक हैं। भले ही हमारी पहचान अलग अलग हो, हम अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग जातियों के हों, हम एक हैं। हमें सबसे पहले जातीय व्यवस्था को तोड़ना होगा, ऊंच नीच को खत्म करना होगा, वो चाहे जाति की हो चाहे आर्थिक हो। बेहतर होगा भागवत जी इस पर काम करना शुरू करें। मैं उम्मीद करूंगा अगले भाषण में भागवत जी इन समस्याओं पर अपना मत रखेंगे, इन मुद्दों को कैसे सुलझाया जा सकता है, मोदी की तानाशाही कैसे खत्म की जा सकती है, इस पर भागवत जी बोले। मैं उम्मीद करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।